अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही भारी दिल से मैं शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि है मेरा और हम तमाम जर्नलिस्ट जो इस्लामाबाद में काम कर रहे थे उनका बहुत ही करीबी दोस्त अरशद वहीद चौधरी। कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हो गया हफ्ते की शाम को। और एक बहुत ही खूबसूरत आदमी, अपनी मेहनत से बहुत ऊपर आए माशाल्लाह। प्रिंट से शुरू किया, फिर टीवी चैनल और चैनल में भी फिर अपना लोहा मनवाया, प्रोग्राम भी करते थे और अब कॉलम भी लिखते थे। कोरोना जैसे मोहलिक जो बीमारी है उसका वो शिकार हुए और 10-15 दिन तक वो जंग जारी रखी, उन्होंने लड़ते रहे। लेकिन फिर खुदा का जो हुक्म हो वही उसको हमें जो है मानना पड़ता है। और लेकिन हम सबकी दुआएं जो हैं वो उनके साथ हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अरशद वहीद चौधरी एक खूबसूरत आदमी था और पहली दफ़ा नेशनल प्रेस क्लब के वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए। और मुझे कहते होता था यार ये मुझे हमेशा कहते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने इनकी बात मान ली है। और बहुत ही भारी अक्सरियत से, क्योंकि बहुत ही हरदिल अजीज़ और सहाफ़ियों में बहुत ही मकबूल शख्सियत थे अरशद वहीद चौधरी, इस वजह से वो बहुत भारी अक्सरियत से जीते भी। और लेकिन अब आज वो हमारे साथ नहीं रहे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके अहले खाना को इस बहुत बड़े सदमे से गुज़रने की हिम्मत दे। हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, लेकिन अरशद वहीद चौधरी will always be missed for times to come। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने के हवाले से एक स्पेशल मीटिंग चेयर की, जो नेशनल कमेटी ऑन कोरोना है। उससे पहले NCOC का भी इजलास हुआ था और प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद आवाम से खिताब किया और उनसे एक दफ़ा फिर गुजारिश की कि इस दफ़ा जो अब ये सेकेंड वेव है कोरोना की, ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि एक तो सर्द मौसम है और इसको म्यूटेट हो रहा है, ये वायरस जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और इसी वजह से चाहे वो जवान हो, सेहतमंद हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, जो भी है, अगर खुदा न खास्ता वो कोरोना जो है उनको हो जाता है तो इस दफ़ा वो ज़्यादा ज़ोर से अटैक करेगा किसी भी शख्स पे। और प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा फिर दोबारा ये दरख्वास्त की है कि वो नहीं चाहती, हुकूमत नहीं चाहती कि मौशी एक्टिविटीज़ बंद की जाएं, लेकिन अगर हुकूमत और अगर आवाम चाहती है कि मौशी एक्टिविटीज़ चलती रहें तो SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, 6 फुट का फासला, मास्क लाजमी पहने, हाथ जितनी दफ़ा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं साबुन से 20 सेकंड तक। बिल्कुल SOPs वही हैं जो पहले थीं, लेकिन इस दफ़ा एहतियात ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दफ़ा ज़्यादा सख्त बनकर ये वायरस दोबारा फैल रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि पहले तो ये जो था एक कम तादाद से बढ़ रहा था, लेकिन अब पिछले 10 दिनों में ये एकदम 400-500 मरीज से लेके अब ये 2 से 2,500 मरीज डेली रिपोर्ट हो रहे हैं कोरोना के, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। और इस पर उन्होंने पहला अपना वॉलंटियर किया कि जी PTI तमाम जलसे अपने मनसूख कर रही है, कतई तौर पर किसी किस्म का भी जलसा नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे गिलगित बल्तिस्तान ने, उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर को बताया कि हालिया जो कैंपेन चली है इसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में भी कोरोना के पेशेंट्स में इजाफा हुआ है। हम समझते हैं अल्लाह तवक्कल होना चाहिए, हमें हमारा ईमान है कि सेहत, ज़िंदगी, मौत जो भी है वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। तवक्कल है, यकीनन वो रहना चाहिए, लेकिन इस पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टीज़ और बहुत सारे इजलास, जलसे, जुलूस हो रहे हैं, चाहे वो आप मज़म्मती जलसे हों, जुलूस हों, वो भी हो रहे हैं। वो यकीनन हर किसी का हक है, राइट है, लेकिन अगर वो भी थोड़ी सी एहतियात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो बहुत ही ख़तरनाक और तशवीशनाक है। और मैं समझता हूँ कि
پرائم منسٹر نے جو میسج دیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم بھی جلد سے ختم کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ معاشی ایکٹیویٹی بھی چلتی رہے تو ایس او پیز پر عمل درآمد کریں، اور آئندہ ہفتے اب فیصلہ کیا جائے گا، دوبارہ این سی او سی کی میٹنگ ہوگی کہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے حوالے سے کیا فیصلہ لیا جائے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، دوسرا گلگت بلتستان کا بڑا مارکا، ابھی تک کی اطلاعات پاکستان تحریک انصاف نے مار لیا ہوا ہے۔ جو ابھی ریزلٹس ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی 9 سیٹس لے چکا ہوا ہے، انڈیپینڈنٹ 7، پاکستان پیپلز پارٹی 4، پی ایم ایل این 2، ایم ڈبلیو ایم 1۔ پہلے بھی احتجاج چل رہا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اناؤنس بھی کر دیا کہ جی ہمارا جو ووٹ پہ ڈاکہ جو پڑا ہے وہ نامنظور ہے، اور وہ ابھی تک گلگت بلتستان میں موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ ڈاکہ واپس نہ کیا گیا اور لوٹے ہوئے ووٹ ہمیں واپس نہ دیے گئے تو ہم اسلام آباد تک جائیں گے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے، اور تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں گے آج شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم اور سابق فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ایل این جی ریفرنس پر، اس پر بھی بات کریں گے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن شوکت یوسف زئی صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، ٹیلی فون لائن پر مجھے جوائن کیا ہے، بہت بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب۔ سحر کامران صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، مجھے اسکائپ پر جوائن کیا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، یہ بھی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ پرائم منسٹر نے کرونا کے حوالے سے کیا بات کی یہ ذرا سن لیں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ جی، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ ہے ٹائم احتیاط کا۔ سحر کامران صاحبہ، آپ کے چیف منسٹر بھی اب کرونا کے شکار ہو گئے ہیں، شرجیل میمن صاحب کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ اب بہت ہی ایک گھمبیر اور خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج پرائم منسٹر نے اعلان کیا، یہ ایک پہلے بھی دیکھیں عالمی برادری نے اس بات کو سراہا کہ پاکستان نے جو کرونا کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے وہ بہت زبردست تھے اور سب نے اپریشیٹ کیا، تو اب بھی پرائم منسٹر کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، احتیاط احتیاط اور احتیاط ضروری ہے تاکہ معاشی ایکٹیویٹی جو کہ اب دوبارہ پہیہ چلنا شروع ہوا ہے ہماری معاشیات کا، اکنامک ایکٹیویٹی کا، وہ نہ رکے۔ کیسے دیکھتی ہیں پرائم منسٹر کے اس اقدام کو، اور کیا اب اس پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ نے ارشد وحید چودھری کا ذکر کیا، میں بھی ان کی فیملی سے اور آپ کے چینل کے تھرو تمام ان سے تعلق رکھنے والی میڈیا برادری اور ان تمام افراد اور پریس کلب سب سے جو ہے نا تعزیت کرنا چاہوں گی۔ یقیناً ایک ہمارا بہت انٹریکشن رہا جیو پارلیمنٹ کے ساتھ، اور ابھی پچھلے مہینے انہوں نے میری ایک رپورٹ تھی نیب پہ، اس پہ ہم نے اکٹھے ویلاگ بھی کیا، اور شاید ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے سے 2 دن پہلے میری ان سے بات بھی ہوئی ایک کالم کے سلسلے میں۔ تو میں مطلب ایک جتنا میں سمجھتی ہوں کہ ان کو مس کیا جائے گا، جب آپ پارلیمنٹ میں انٹر ہوں تو ایک چہرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو بالکل، میں یقیناً جی، اس ہی کے ول لیے بی واقعی مسڈ فار جو آل ٹائمز بہت ٹو کم، ہی نو جو ہے ڈاؤٹ۔ دکھ اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یقیناً اس دکھ کو جو ہے وہ ہم کم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اپنے احساسات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ضرور ہیں۔ بالکل دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان اگر وزیر اعظم بن جاتے تو شاید آج پاکستان اتنی تباہیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ آج تک صرف پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، وہ آج تک صرف کنٹینر پہ ہیں، اور وہ آج تک قومی یکجہتی پیدا نہیں کر سکے، وہ آج تک عوام میں وہ اعتماد بحال نہیں کر سکے جو ایک وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھا۔ اگر کرونا پہ وہ پہلے سیریسنس دکھاتے تو شاید پاکستان کے اندر کووڈ انٹر بھی نہ ہوتا، لیکن جس طریقے سے ان کے متضاد قسم کی جو ہے وہ رائے آتی رہیں اور متضاد قسم کے ایکشنز آئے، اگر صوبہ سندھ نے ایک بہت پرو ایکٹیو ایکشنز لے کے کوشش کی تھی کہ جی اس کو ہم کووڈ سے محفوظ رکھیں صوبے کو بھی اور باقی پاکستان کو بھی، تو اس کو جو ہے سبوٹاج کرنے والے بھی کوئی اور نہیں، عمران خان احمد نیازی صاحب تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ابھی بھی جو ہے جس طریقے سے آپ یہ دیکھتے رہے کہ انہوں نے خود جلسے بھی کیے، اپنے وزیروں کو بھی بھیجتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، اور اب جس طرح وہ خائف ہیں اپوزیشن کے جلسوں سے، تو وہ اس قسم کے اعلانات بھی کر رہے ہیں، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ پیرالائز ہے کل سے
पिंडी इस्लामाबाद पैरालाइज है, उसको आप क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन वहां सैर पे कामरान साहिबा उन्होंने तो अपने जलसों को कहा है कि हम नहीं करेंगे और गुजारिश की है कि बाकी लोग भी ना करें, अवॉइड करें। इसमें वो खौफजदा कहां से हो गए कि पीटीआई मतलब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसों से वो खौफजदा कहां हो गए? वो तो आपको बता रहे हैं कि इस वक्त सेफ्टी इज फर्स्ट। ज़मीर हैदर साहब, इस हुकूमत का पूरा नैरेटिव और पूरा फोकस सिर्फ इसी बात पर है कि बयानिया मीडिया के लिए कैसे बनाया जाए, किस तरह से जो है इन्फ्लुएंस किया जाए, किस तरीके से बयानिया बनाया जाए। कौन सी हुकूमत है जो हुकूमत में रह के सिर्फ जलसे करती है? ठीक है ना? तो ये जो है इनके इनके जलसे जारी थे, इनका लान तान जारी था, इन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, इनको मतलब ये भी एहसास नहीं है कि मैं वजीर आजम हूँ, मेरा कंडक्ट क्या होना चाहिए, मेरा करेक्टर क्या होना चाहिए। किसी की नकलें उतार रहे हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि कोई अच्छा प्रेसिडेंस उन्होंने नहीं छोड़ा। अभी तो आप उनका देखें जो आप इनकी जिम्मेदारियां हैं। मुझे बताएं कि कल से हम अब तक मोबाइल सर्विस से महरूम है। ठीक है, आप ये देखें कि लोग जो है वो इस्लामाबाद से पिंडी और पिंडी से इस्लामाबाद नहीं आ सकते हैं। उसको आप क्या कह रहे हैं, वहां पे कोविड स्प्रेड नहीं हो रहा? ये जो इनके वजीर जो है, जब लोगों को करोड़ करोड़ कहेंगे जी कितने आप वोट देंगे उतने करोड़ हम देंगे, और वो जो जुबान इस्तेमाल कर रहे थे गंडापुर मजमा लगा के, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो इस बात पे बहुत एम्फेसिस रखा शुरू से, और बिलावल भुट्टो जरदारी इसके लिए ट्रेंड सेटर भी हैं कि आप एसओपीज को फॉलो करें। यकीनन कोविड जो है एक ऐसा खतरा है जो सबके लिए है, और उसके लिए एसओपीज और एहतियात यकीनन लाजमी है। तो मैं ये कहूंगी कि वजीर आजम साहब जो है ना, अगर अपना वो कंडक्ट दिखाते हैं, वो करेक्टर दिखाते हैं, वो अवेयरनेस दिखाते हैं, वो पहले दिन से खुद मास्क पहनते हैं, वो आवाम को वो उसकी तालीमात देते हैं। अभी ये सोच रहे हैं स्कूलों के बारे में, यानी स्कूल जहां से सबसे ज्यादा खतरा है कि वो बच्चों को जिनको भेज रहे हैं हम, वहां के लिए अभी ये सोच रहे हैं, लेकिन जब से इन्होंने सोच लिया है। तो बहरहाल मैं तो ये कहती हूँ कि यकीनन हमें जो है सबकी जिंदगियां बहुत अजीज हैं, और अगर कोई इज्तिमा भी होगा तो एसओपीज की मुकम्मल जो है ये देखेंगे कि हम उसको फॉलो करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन इमरान खान अहमद ज़ियादी साहब एतबार जो है वो पाकिस्तानी कौम का खो चुके हैं। उनके तमाम बातें झूठे थे, उन्होंने जो जो भी कौम से कहा वो झूठा, और जो मईशत के पहिए की वो बात करते हैं, आलमी आप उनसे बरादरी पूछिए ने, तो सैर आटा कामरान टमाटर साहिबा, प्याज नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान की हुकूमत ने जो इकदामात उठाए, जो पहली वेव थी कोरोना वायरस की, वो सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। आप कैसे कह सकती हैं कि आइसोलेशन में उन्होंने काम किया, सबको साथ लेकर नहीं चल सके? अगर पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है तो कुछ तो अच्छा किया होगा ना। कम से कम इतना तो आप हौसला करें और मान लें कि जी हाँ, उन्होंने उस वक्त इकदामात अच्छे किए, और आज जो फैसला किया है कि हमारा जो पहिया है मईशत का, वो चलता रहे। बात यह है, जो यूएन ने अप्रिशिएट किया था दैट वाज सिंध। ठीक है, जहां हेल्थ के मुझे आप ये बताएं, आज अब में कोई अस्पताल देख ले चलें इस्लामाबाद का, चलें, बिल्कुल तो आप सही है। मुझे बताएं कि कौन सा अस्पताल इज इन रेडीनेस। चलें, कौन सा अस्पताल इज इन रेडीनेस? आप मुझे बताएं कि जो वजीर आजम की जिम्मेदारी बनती है, किधर हमारी वो हेल्थ केयर मैं फैसिलिटी हमें मेरे उन्होंने ख्याल में किया? सेनेटर हमारे फैसल डॉक्टर जो जावेद है साहब उनकी ने जिंदगी ज्वाइन बर्बाद किया है। किया। मैं उनकी बिल्कुल आपसे भी बात करते हैं। जावेद फैसल साहब हमारे साथ हैं। फैसल जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब किया, उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि मईशत का पहिया अगर चलता रहना है तो एसओपीज पर सख्ती से अमल करना है, क्योंकि मजबूर ना किया जाए कि हम जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएं। और इस दफा जो ये वेव है ये ज्यादा लीथल है, खतरनाक है। सहर कामरान साहिबा का ख्याल है कि जनाब पीडीएम के जलसों से डरते हुए पहले जलसों का तो उन्होंने कह दिया कि जी मना कर रहे हैं और बिल्कुल कोई जलसा नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। लेकिन स्कूल जो कि ज्यादा वनरेबल हो सकते हैं, वहां पे अब फैसला अगले हफ्ते पर डाल दिया है। क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया में ये जो कोरोना है वबा जब से आई है, तो WHO ने भी बिल गेट्स सब ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी की तारीफ की है। स्मार्ट लॉकडाउन जो लेकर आए कॉन्सेप्ट, उसकी बड़ी पजराई हुई है, पूरी दुनिया ने कहा। उन्होंने कहा पाकिस्तान से सीखना होगा। बाहर के लोग कह रहे हैं, दुनिया ये कह रही है कि हमें पाकिस्तान से सीखना होगा, और हमारे लोग इस पे सियासत कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी जब वबा आई थी तो इन्होंने उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की अपनी पॉलिटिक्स के लिए, और अब फिर ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। खुदा का नाम ले, हम सब ने मिलकर इस पे काबू पाना है, एहतियाती तदाबीर अपनानी है। लेकिन हम उन मुल्कों में आते हैं जहाँ पे अगर हमारा रोजगार, दिहाड़ीदार जो लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं,
उनको अगर आप बंद कर देंगे, ये उमरा को तो बंद कर सकते हैं आप, उनका तो कोई मसला नहीं होता, डिफेंस में रहने वाले और E7 में रहने वाले। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं कि ये मुकम्मल लॉकडाउन कोई हल नहीं है। इंडिया ने करके देखा है ना, उधर भूख भी बढ़ी है, कोरोना भी बहुत तेजी से ऊपर गया। तो हमने ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, हॉटस्पॉट्स जो हैं वो, और एहतियाती तदाबीर यानी कि मास्क पहन के, तो मैशियत का पहिया चलता रहेगा। अल्लाह ताला का फजल है कि पाकिस्तान बिल्कुल सेनेटर उन साहब, मुल्कों में भी आता है जिसमें सेनेटर कोरोना साहब की वबा के बावजूद उसकी इकोनॉमी ने तेजी से बिल्कुल रिकवर किया है। सेनेटर साहब, लेकिन जो अपोजिशन इस वक्त जो कह रही है कि जी शायद पीडीएम के जलसों से घबरा गए हैं आइंदा आने वाले दिनों में, इसलिए जलसों के हवाले से आज फैसला कर लिया, लेकिन स्कूल्स जो कि ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं उस हवाले से डेफर कर दिया कि जी अगले हफ्ते दोबारा रिव्यू करेंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या कोई आपको डर खौफ? स्कूलों में तो एसओपीज फॉलो होते हैं, जलसों में एसओपीज फॉलो नहीं हो सकते। जो पब्लिक आती है, चाहे वो 50-60 लोग भी आ जाएं इनके जलसों पे, 100-200 आ जाएं, 1000-1200 आ जाएं, 5000 लोग आ जाएं, मसला ये होता है कि आप नहीं कर सकते एसओपीज फॉलो। और दूसरा, हमने इनको जलसे सारे करने दिए हैं, कौन सा जलसा इनका रहता है जो इन्होंने करना है? अभी इन्होंने पूरी गिलगित बल्तिस्तान में इतनी जोर लगाया, इतनी मुहिम की, वो पब्लिक इनके साथ नहीं है, वो तो उन्होंने बता दिया। तो इन जलसों से भी इनको फायदा, तो इनको नुकसान हो रहा है जलसों से। लोग इन्हें बुरा भला कह रहे हैं, इनके बयानियों को वो मुस्तरद कर चुके हैं और उसका प्रैक्टिकल अमल गिलगित बल्तिस्तान में देखिए। अब कौन से जलसे इन्होंने करने हैं, और जलसे करके कि हमें इनके जलसों से कोई खौफ नहीं है। इन्होंने गुजरांवाला में किया, इन्होंने कई जलसे किए, हर जगह जलसे किए, उससे क्या हो गया? कुछ हुआ उससे? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, तो आइंदा जलसों के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी नहीं, आइंदा भी कुछ नहीं होगा ना, ये जलसों से कुछ भी नहीं होगा। इनके ये जलसियां जो करते हैं इनसे कुछ नहीं होगा, तो इसलिए इस चीज को छोड़ दें कि ये इनका अगर हम कहेंगे जब हम जलसों के खौफ से ये कर रहे हैं, नहीं। एक आप देख रहे हैं केसेस, हॉस्पिटल में आप देखें केसेस ऊपर जा रहे हैं, लोगों की ये सबके सामने है। ये इनके जलसों की वजह से थोड़ी कर रहे हैं सेनेटर साहब, लेकिन फर्क नहीं पड़ता इनके। सेनेटर साहब, लेकिन एक जो अब आपने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का जिक्र कर दिया है, वो यकीनन आप इस वक्त लीडिंग पोजीशन में हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पहले जो 2 इंतखाबात हुए उसमें सिंगल पार्टी मेजॉरिटी ली दोनों पार्टीज ने। पीपल्स पार्टी ने भी 2009 में ली, और फिर 2000 जब 14 में इंतखाबात हुए, 15 में, तो तब उन्होंने भी मतलब पीएमएलएन ने भी मेजॉरिटी ली। आप लोग तो मतलब इंडिपेंडेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि शायद पीटीआई इतनी वहां पे मकबूल नहीं थी, क्या कहते हैं? देखिए, आपको पता है 2013 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, आपको याद है उसमें जो पिटीशन गई थी, जो 21 पार्टियों ने कहा था कि धांधली हुई है, जो इलेक्शन जिसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना था, जिन्होंने 40 फाइंडिंग्स दी थी, जो 1 साल तक हम कहते रहे, हर फोरम पे हम के ट्रिब्यूनल पे गए, रिकॉर्ड पिटीशंस दायर की, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। फिर हम 1 साल के बाद हम निकले सिर्फ 4 हलकों के शफाफियत के अमल को यकीनी बनाने के लिए, आपको याद होगा। सही। उस वक्त हालात वो थे, आज ये हालात हैं कि हमने अब एक तरफ ये कहते हैं धांधली, अगर हमने धांधली करनी होती तो हम ये क्लीन स्वीप ना कर लेते। हमने मतलब इनकी समझ नहीं आती है ना, कभी इधर निकलते हैं, कभी उधर निकलते हैं, कभी कहते हैं धांधली है, कभी कहते हैं कि आप। तो मसला ये है कि इनकी तो शिकस्त हुई है। चलें, अब एक बयानिया और सामने आ गया। पहले तो पीटीआई कहीं पे भी देखे ना, हम तो पहली बार जो है 2018 में जब शफाफ इलेक्शन हुआ है, हम 2018 में जीत के आए हैं। और बाय द वे 2018 में कोई टोटल 90 पिटीशन थी, यानी कि आधी पिछले इलेक्शन बिल्कुल। सेनेटर साहब फैसल जावेद साहब, आई विल बी रियली ग्रेटफुल अगर आप ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहें, क्योंकि अभी मुझे कहा जा रहा है कि मेरा ये मोबाइल फोन, असल में जी मैंने ये मोबाइल फोन अभी देना है, तो मैं इंटरव्यू हो रहा था, लेकिन ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। थैंक यू नाज़रीन, वक्त हुआ अभी एक हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमें शौकत अली यूसुफजई साहब ने ज्वाइन कर लिया है, टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अली यूसुफजई साहब। पैनलिस्ट को मैं कहूँगा कि ज़रा बिलावल भुट्टो साहब ने आज बड़ी एक धुआंधार तकरीर कर दी, वो ज़रा सुन लें और उसके बाद फिर मैं अपने पैनलिस्ट पर उस पर कमेंट लूँगा। जी शौकत अली यूसुफजई साहब, ये आप भी वहां पे गए हुए थे, आपने भी देखा होगा बड़ा गौर से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वहां पे, उन्होंने भी कहा कि किसी किस्म की कोई रिपोर्ट उनको नहीं मिली। आज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी वहां पे वोट पर डाका डाल दिया गया है, और पहले वोट को इज्जत दो का नारा था, अब वोट पे डाका नामंजूर का। तो किस तरह हैंडल करेंगे ये सिचुएशन को? क्या हुआ क्या गिलगित बल्तिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो गिलगित बल्तिस्तान का तो शुरू दिन से जो सर्वे आ रही थी वो तो पहले से ही पता चल रहा था कि तहरीक इंसाफ को लोग ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। देखिए, इनके पास तो कुछ एजेंडा इनका इसलिए नहीं था कि ऑलरेडी एमएलएन की हुकूमत गुजरी थी वहाँ पे, और पीपल्स पार्टी की जो सिंध में मुसलसल हुकूमत चली आ रही है, लोग टीवी पे देखते हैं, सुनते हैं और कराची के हालात का बगौर जायजा लेते हैं। उनको पता है कि इन्होंने कितना बेड़ा गर्क किया कराची का, तो इनको किस खाते में वोट दें? ये रोटी कपड़ा मकान का नारा कब से लगा रहे हैं? तो क्या दिया था गिलगित बल्तिस्तान वाले, इनसे तो क्या रखें? जो पाकिस्तान का असर किया इन्होंने, जिस तरीके से इन्होंने लूट मार की, मेरे ख्याल से अब लोग काफी मेच्योर हो गए हैं, लोग काफी जो बाशऊर हैं, जो और गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो वैसे ही बाशऊर हैं वोट के हवाले से, वो अपना वोट जाया नहीं करना चाहते थे, उन्होंने सही वोट दिया। लेकिन इनका इशू क्या है? इनका इशू ये है कि इन्होंने तो एहतसाब के खिलाफ आवाज उठानी है, ये एहतसाब को नहीं मानते। ये कहते हैं कि जी जो करप्शन हुई है वो मुसलाहत के तहत आप हमारे साथ मुसालियत करें, आप अपनी हुकूमत करें और हमें छोड़ दें। ये ऐसा हो नहीं सकता है। तो जब तक हम इनके दुम पे पैर रखते हैं, जब तक इनका एहतसाब होता है, ये चीखें मारेंगे। और यही इमरान खान ने कहा था कि मैं इनकी चीखें निकालूंगा। आप मुझे बताएं कि एक बंदा जो मुसलसल 3-4 मरतबा सिंध में हुकूमत आ रही है, सिंधु को कुछ नहीं दे सका और सिंध के हकूक पे ये ढाका डालते रहे हैं, और आज आके ये जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के हकूक की बात कर रहे हैं, मतलब बड़े अजीब से लगता है। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि जो भी करें ये चीजें निकालते रहे, हम अपना काम जारी रखेंगे। चलें, पीडीएफ जो बयानिया था वो मुस्तरद। शौकत यूसुफजई साहब बिल्कुल सही, लेकिन एक बात और भी जो इस वक्त ऑपोजिशन भी कर रही है, इंडिपेंडेंट जो तज्जियाकार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि तवक्को ये की जा रही थी कि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो ज्यादा जीतेंगे, लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि इंडिपेंडेंस के पर इन्हिसार करना पड़ेगा आपको हुकूमत बनाने के लिए। पिछली 2 हुकूमतें जो थी पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की, उनको वहां पे अक्सरियत खुद हासिल थी और उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ ज्वाइन किया, एमडीएम या जो भी थी। आप फिर कैसे क्लेम करते हैं कि पीटीआई जो है वो एज ए सिंगल लार्जेस्ट, सिर्फ 2 सीटें ज्यादा हैं, 9 हैं आपकी और इंडिपेंडेंट 7? क्या कहते हैं? देखिए, ये तो देखिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का फैसला है ना। आप वोट को इज्जत दो वाली बात जो है वो यहाँ पे आप आके मुस्तरद करते हैं। यहाँ लोगों ने वोट दिया, जिसकी मर्जी थी उसको वोट दिया, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। ये सिस्टम है हमारा और जमहूरियत इसी को कहते हैं। आप देखिए, हम इंडिया के खिलाफ हम बातें भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आप देखें कि इंडिया में एक वोट से भी हुकूमत चलती रही है। तो ये तो देखिए, मैं अगेन अर्ज करूंगा कि वफाक में भी हमारे साथ इतनी अक्सरियत नहीं है। वफाक में भी हमने मुख्तलिफ उससे इत्तेहाद करके हुकूमत बनाई है। तो ये तो एक सिलसिला चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पीएमएलएन को वोट नहीं पड़ा या पीपल्स पार्टी को उस तरह वोट नहीं पड़ा, तो उसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है ना। और फिर आप आवाम से सजा, यानी आवाम से आप वो लेना चाहते हैं कि आप आवाम को उसकी सजा देना चाहते हैं। ये तो देखिए वहाँ के लोगों ने फैसला दिया है, चाहे उन्होंने पीटीआई को दिया, चाहे आजाद को दिया, हमें उसकी इज्जत तो इसको कहते हैं ना। ये आके जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तस्लीम करें कि जी हमारी शिकस्त हुई है। ये तस्लीम करें कि इनके जो बयानिया है वो अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। नवाज शरीफ के बयानिया को तो पाकिस्तानी पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। अब तो ये जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे उसको मुस्तरद करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कौमी सलामती के इदारों को अटैक किया। उन्होंने कभी जुडिशरी पे अटैक करते रहे,
کبھی وہ یعنی کسی ادارے کو تو چلیں یہ ویسے آپ نے کافی دلچسپ بات کر دی ہے، اس پر مزید بھی بات کرنا چاہیں گے۔ سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت موجود ہیں۔ سحر کامران صاحبہ، آپ اگر پیپلز پارٹی جو بلاول کہہ رہے ہیں کہ 12 سیٹیں تھیں اور 4 ملی ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ ڈیفرنس ہے۔ اس کا مطلب کہ چلو اگر وہ کہتے ہیں کہ 5-6 تھیں ہماری جو ہمیں 4 ملی ہیں، 12 سیٹوں سے 4 پہ مطلب آئی تھنک یہ تو کافی بڑی فال ہے۔ بات یہ ضمیر صاحب، اگر آپ یہ دیکھیں کہ 4 مہینے پہلے پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں تھا گلگت بلتستان میں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں سندھ کی، تو سندھ کے اندر تو بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم ہے۔ سندھ انہوں نے آ کے دیکھا نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے ایک نیریٹو، اس کو یہ پروموٹ کرتے ہیں۔ سندھ میں جو ہے تھر کے اندر جتنی وومن امپاورمنٹ ہے، جتنے جو ہے سندھ کے ہر بڑے شہر کے اندر NICBD ہے، سندھ کے اندر لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے اور فری ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں ان کو BRT نظر نہیں آتی، ان کو عالم جبہ کرپشن نہیں نظر آتا، ان کو فورن فنڈنگ کیس نظر نہیں آتا، ان کو جو ہے وہ علیمہ باجی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہر مخالف کا نام جو ہے وہ کرپٹ ہے۔ اگر یہ ان کی فلسفی ہے اور یہ ان کی سوچ ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اب انہوں نے کس طریقے سے کینڈیڈیٹ کیے؟ پری پول ریگنگ یہ تھی کہ انہوں نے دوسری پارٹیوں کے سحر کامران صاحبہ میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ہر اپوزیشن کا بندہ جو ہے وہ چور ڈاکو نظر آتا ہے، اور آپ لوگوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ وہ جو ایک چینی چور تھا وہ انگلینڈ بھاگ گیا ہے، اب وہ واپس آئے ہیں، ان کے اوپر بہت خوفناک قسم کی FIR ہوئی ہے، ان کے بیٹے پر بھی 420 کا الزام ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہتی ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف اپنے مخالفین کے اوپر معاملات جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں کرپشن کے؟ صاحب آدھا پروگرام آپ کے جو نا 2 PTI کے آپ نے گیسٹ کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ اگر آپ مجھے بات مکمل کر کے دیکھیں تو بہت آپ کی، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں چھوڑ دیتی ہوں۔ نہیں اگر آپ چاہتے ہیں نہیں، میں تو صرف یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب آئے، ان کے اوپر اتنی اور ان کے صاحبزادے پر اتنی، جہانگیر ترین کے ہاتھ میں ویسے ہتھ کڑیاں پڑ گئی ہیں جیسے باقی، یہ تو دیکھیں نا وہ ان کے پاس ان کے کچن کے سارے بلز ہیں، ان کے اوپر وہ، اب مجھے پتا ہے آج ان کے اختلافات ہیں، ان کے اوپر یہ بنائیں گے مقدمے، آج وہ والے حالات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں پتا ہے کہ وہ اگر زیادہ بولیں گے تو وہ ان کے کچن کے بل نکال کے رکھ دیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ جی آپ کے میں ATM تھا، میں نے یہاں خرچہ کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی رائے فرار نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے جو کر رہے ہیں یہ اپوزیشن کے ساتھ، کہ آپ نے اپوزیشن کے ہر رہنما کو آپ نے اس میں مقدمے بنائے، ہر ایک کو گرفتار کیا۔ ان کو اپنی کرپشن، اپنی چوریاں نظر نہیں آتی۔ اگر میں کہوں کہ وزیر اعظم صاحب تو اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جو ان کے لان کی مینٹیننس کے اوپر اور ان کے کتوں کا خرچہ ہوگا وہ بھی اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کرتے جتنا وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں اس کو جو ہے نا ان باتوں کو چھوڑ دیں، یہ کرپشن والا بیانیہ انہوں نے خود فیل کر دیا ہے۔ دوائیوں کے اوپر یہ کرپشن، ان کے ہر چیز کے اوپر کرپشن، ایک آتا ہے مشیر وہ کھا کے چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ کھا کے چلا جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے گلگت بلتستان کی، کہ جو ان کی پرفارمنس تھی کہ انہوں نے میں سمجھتی ہوں کہ حربہ اپنایا ہے پری پول ریگنگ۔ ابھی جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کو جو اس پہ جو چیزیں طے ہو گئی تھی ان کو کمپرومائز کیا، کوڈ آف کنڈکٹ کو کمپرومائز کیا، پہلے سے جا کے صوبے کا اعلان کیا، ایک وفاقی وزیر نے پہلے اس میٹنگ کو ڈسکلوز کیا، ایک ڈسٹرسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ بالکل صحیح، چلیں ٹھیک ہے، چلیں آپ کی پٹیشنز بھی چلی گئیں اور اس پہ الیکشن کمیشن نے وارننگز بھی دی۔ کینڈیڈیٹ جیت رہا ہو، چلیں 400 جیت رہا ہو، اس کو 2 ووٹوں سے ہرا دے، ٹھیک ہے، اور یہ مطلب یہ کہ پوری رات وہ جیت رہا ہو صبح، اور 827 ووٹ جو ہے آپ ریجیکٹ کر دیں، تو میں کہتی ہوں کہ اس کو تو کوئی بھی شخص جو ہے نا قبول نہیں کرے گا۔ آپ کا رائٹ ہے، وہ یہی کہا ہے، آپ لوگ صورتحال ہے پٹیشن لے کر جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی الیکشن کی چوری سے قومی سلامتی، چلیں میں بالکل شوکت یوسف زئی صاحب صحیح، چلیں آ گیا آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ شوکت یوسف زئی صاحب، یہ جو ساری صورتحال سامنے بنی ہے اور اس میں اب یہ کہ ان کا مطلب اپوزیشن کا خیال ہے کہ اٹس این آئی واش، کہ جی جہانگیر ترین صاحب کو سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بلایا گیا، ان کے اوپر FIR بھی ہو گئی، لیکن کوئی FIR کوئی عام FIR نہیں ہے، بڑی سخت FIR ہے ان کے صاحبزادے پر بھی۔ اسی طرح کی FIR جو ہے وہ میاں شہباز شریف، ان کے دونوں صاحبزادوں پر بھی ہے۔ تو یہ جو ایک تاثر سامنے آ رہا ہے کہ جی
चलें, अब आपका पॉइंट आ गया। शौकत यूसुफजई साहब, आपको क्या लगता है कि ये तासुर सही है कि इससे नाय वॉश लाइन, सॉरी लाइन ड्रॉप होगी। चलें अभी फिर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कोशिश करते हैं कि उनसे दोबारा राब्ता हो जाए। अच्छा चलें जी, सहर कामरान साहिबा, फिर आप अपनी बात मुकम्मल कर लें क्योंकि शौकत यूसुफजई साहब की लाइन हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गई, आज कुछ प्रॉब्लम है, चल रही है। बस वैसे भी पीटीआई का अगर आप देखेंगे ना तो दे हैव ऑलरेडी टेकन देयर टाइम, और अभी उनके पास जवाब भी नहीं है मेरे सवालों के। देखिए बात यह है कि अगर आप ये 2 वोटों से हराएं उस कैंडिडेट को जो 400 वोट की लीड कर रहा हो रातों रात, ठीक है, और 827 वोट्स आप जो है रिजेक्ट करते हैं। आप ये देखें कि जहां पे जितनी हमने चीजों की निशानदेही की कि यहाँ पे बैलेट्स का फर्क है, यहाँ पर जो है लोग वोट डालने गए तो पता चला पहली पोस्टल बैलेट से डल गया है, यहाँ पे लिस्टों का फर्क है, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बाइसेस हैं, तो वहां पर तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये तमाम चीजें। फिर दूसरी बात ये कि मैं उसके पर भी कहना चाह रही थी, जो आपने कोरोना वाली बात की, मुझे बताएं कि इसका क्या कर रही है हुकूमत, जो अभी इन्होंने पूरा इस्लामाबाद और पिंडी पैरालाइज है, वहां पे कोरोना नहीं फैल रहा। यानी हुकूमत को जागना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को जो है कबूल करना पड़ेगा। एक तरफ जो है लेजिस्लेशन करवाते हैं, एक तरफ जो है आई डोंट नो कि किस किस्म के इनकी जो तरीकेकार है, किस क्या ये चाहते हैं, क्यों इन्होंने इस किस्म की सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट की हुई है। और 2014 यकीनन तकलीफ में है, परेशानी में है लोग, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, यकीनन लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं। मुझे बताएं कि अस्पतालों में क्या अरेंजमेंट है। प्रोड्यूसर साहब, ये शिबली फराज साहब का भी शॉर्ट सुनवा दें, फिर सहर साहिबा का उस पर कमेंट ले लेते हैं। मेरे ख्याल में टाइम बहुत थोड़ा सा, अगर शिबली फराज साहब की बात सुनवा दें जी, आज उन्होंने क्या बात की थी। इलेक्शंस वो ठीक होते हैं जिसमें वो जीते, वो इलेक्शन जिसमें कि ये हार जाएं, वो इलेक्शन ठीक नहीं होते। 2018 में भी इन्होंने यही किया, लेकिन उनकी जो ये क्लेम कि 2018 में धांधली हुई, उसका भी उन्होंने कोई अमली तौर पे कोई न सबूत पेश किए, न जद्दोजहद की। जी सहर कामरान साहिबा, जिस इलेक्शन में आप जीत जाएं वो सही, जिसमें हार जाएं वहां पे धांधली और आपके वोट पे डाका पड़ जाता है, क्या कहती हैं? लास्ट 20 सेकेंड्स। बात यह है कि 2014 के धरने 4 हलकों को लेके पूरे मुल्क को पैरालाइज करने वाले, ये कहने की सिविल नाफरमानी की मूवमेंट चलाए, पार्लियामेंट पे हमला करने वाले, मुल्क की अखलाकियात तबाह करने वाले, गाली गलौज का कल्चर राइज करने वाले, ये बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा, आपका और जितने साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।